एक आवश्यक सूचना। मित्रों, आप सब हमें लंबे समय से विभिन्न विषयों पर वीडियो बनाने के लिए लिख रहे हैं। सभी विषयों पर एक साथ वीडियो प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। इसलिए हमने भारत का इतिहास नाम से एक नई वेबसाइट बनाई है। इस पर आप इतिहास के ब्लॉग पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट पर हमने नियमित रूप से सामग्री पोस्ट करवाने की व्यवस्था की है। आप चाहें तो www.bharatkaitihas.com नाम से इस वेबसाइट को देख सकते हैं। धन्यवाद। 27 जनवरी 1858 को बहादुर शाह जफर के विरुद्ध लाल किले के दीवान खास में कोर्ट मार्शल आरंभ हुआ। शहजादा जवान बख्त और एक नौकर बादशाह को एक पालकी में बैठाकर दीवान खास में लाए। इसी दीवान खास में जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के युग में कंपनी सरकार के अधिकारी कांपती हुई टांगों से आकर खड़े होते थे और आज कंपनी सरकार के अधिकारी उन्हीं के वारिस को पकड़कर एक ऐसे अपराध के आरोप में मुकदमा चला रहे थे जो बहादुर शाह जफर ने किया ही नहीं था। सर्दियों के कारण बहादुर शाह जफर बहुत बीमार और कमजोर था। वह थोड़ी थोड़ी देर में खांसता और पीतल के कटोरे में उल्टियां करने लगता। जब शहजादा जवान बख्त और वह नौकर बादशाह को पालकी से निकालकर खड़ा करने लगे तो बादशाह की टांगों में इतना दम नहीं था कि वह खड़ा हो सके। इसलिए लेफ्टिनेंट एडवर्ड ओमेनी ने भी बादशाह को सहारा दिया। बादशाह को कुछ तकियों के सहारे उस स्थान पर बैठा दिया गया जहां कभी अंग्रेज खड़े हुआ करते थे और अंग्रेज वहां बैठ गए जहां कभी बादशाह बैठा करता था। शहजादा जवान बख्त बादशाह के पीछे खड़ा हुआ ताकि वह बादशाह को संभाल सके और उसे बता सके कि कौन व्यक्ति बादशाह से क्या कह रहा है। किसी डाकू की तरह दिखने वाला एक मजबूत अंग्रेज सिपाही एक राइफल लेकर खड़ा हुआ ताकि कंपनी सरकार का बंदी कहीं भाग न जाए। कंपनी सरकार से बगावत करके बादशाह अब मुजरिम हो गया था। यह जताने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने बादशाह को न तो मोर्चल की अनुमति दी और न हुक्के की। कनिष्ठ स्तर के 5 सैनिक अधिकारियों को इस मुकदमे का जज नियुक्त किया गया। केवल कोर्ट मार्शल का अध्यक्ष ब्रिगेडियर शॉवर ही इस बात को जानता था कि किसी भी मुकदमे को कैसे चलाया जाता है। शेष चारों सदस्य नितांत नौसिखिए थे। दिल्ली का नवनियुक्त कमिश्नर चार्ल्स सैंडर्स, उसकी पत्नी मैटिल्डा सैंडर्स, एडवर्ड वाइबर्ट, दिल्ली गजट का प्रतिनिधि जॉर्ज वैगन ट्राइबर तथा हैरियट टाइटलर भी दर्शक दीर्घा में बैठे। कोर्ट मार्शल का अध्यक्ष ब्रिगेडियर शॉवर मुकदमा आरंभ होने के निर्धारित समय से काफी विलंब से आया और आते ही उसने सूचित किया कि उसे आगरा जाकर कमांड संभालने का आदेश मिला है, इसलिए कर्नल डॉज कोर्ट मार्शल के अध्यक्ष होंगे। जब कर्नल डॉज ने बादशाह से पूछा कि क्या वे अपना अपराध स्वीकार करते हैं तो बादशाह को कुछ समझ में ही नहीं आया कि किस अपराध की बात की जा रही है। बहादुर शाह जफर की ओर से गुलाम अब्बास नामक एक वकील नियुक्त किया गया था। उसने बादशाह को समझाया कि वह हां न करे। इस पर बादशाह ने इनकार में सिर हिला दिया। इसके बाद बादशाह को एक के बाद एक करके ढेरों कागज दिखाए गए और बादशाह से पूछा गया कि क्या ये दस्तखत उसके हैं। इस पर बादशाह ने मना कर दिया। इसके बाद वे कागज बादशाह को पढ़कर सुनाए जाने लगे। बादशाह उनमें से कुछ कागजों को सुनता और बीच बीच में ऊँघने लगता। बादशाह को कई गवाहों के बयान सुनाए गए। बादशाह ने उन सारे गवाहों को झूठा बताया और तकिए पर सिर टिकाकर आराम से बैठ गया। कागजों को दिखाए जाने और पढ़कर सुनाए जाने की प्रक्रिया इतनी लंबी थी कि कई दिनों तक चलती रही। शहजादा जवान बख्त भी इन कागजों को सुनने में कोई रुचि नहीं दिखाता था, इसलिए वह प्राय बादशाह के साथ खड़े नौकर से हंसी मजाक करने लगता। इस पर एक दिन लेफ्टिनेंट ओमेनी ने जवान बख्त के कोर्ट में आने पर पाबंदी लगा दी। ओमेनी के अनुसार शहजादा जवान बख्त बहुत ही अशिष्ट, अभद्र और असभ्य था। जब बहुत दिनों बाद
मुकदमे की कार्रवाई पूरी हो गई तो बादशाह ने कोर्ट मार्शल के समक्ष अपनी ओर से उर्दू में लिखित एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया था कि उनका बगावत से कोई संबंध नहीं था। इस पूरी अवधि में बादशाह की स्थिति विद्रोही सिपाहियों के हाथों में विवश एक बंदी जैसी थी। बादशाह ने उनसे कई बार प्रार्थना की थी कि वे यहां से चले जाएं, किंतु वे नहीं माने। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने मिस्टर फ्रेजर या किसी भी यूरोपियन की हत्या करने के आदेश कभी नहीं दिए। जो आदेश मेरे हस्ताक्षरों और मेरी मुहर के साथ दिखाए जा रहे हैं वे विद्रोही सैनिकों ने लिखे थे और उन पर बलपूर्वक मुझसे हस्ताक्षर करवाए गए थे और बलपूर्वक मुझसे खाली लिफाफों पर मुहर लगवाई गई थी। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं होता था कि उन लिफाफों में क्या होता था और वे किसे भेजे जा रहे थे। जब मैं उनकी बात मानने से मना करता तो वे कहते कि आपको तख्त से उतारकर मिर्जा मुगल को बादशाह बना देंगे। मैं उनके कब्जे में था और वे जो चाहते थे मुझसे करवाते थे। यदि मैं उनका कहना नहीं मानता तो वे मुझे तुरंत ही मार डालते। उन्होंने न तो कभी मुझे सलाम किया न ही कभी मुझे इज्जत दी। वे दीवाने खास और तस्बीह खाने में जूते पहनकर घुस आते थे। उन सिपाहियों पर मैं भरोसा कैसे कर सकता था जिन्होंने अपने मालिकों को ही मार डाला था। उन बागी सिपाहियों ने जिस प्रकार अपने अंग्रेज मालिकों को मारा उसी प्रकार मुझे भी कैद कर लिया। मैं अपनी जिंदगी से इतना तंग आ गया कि मैंने बादशाह का लिबास छोड़कर सूफियों का जोगिया लिबास पहन लिया। मेरे पास न तो कोई फौज थी और न कोई खजाना। मैं अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कैसे कर सकता था? केवल अल्लाह ही मेरा गवाह है और वही जानता है कि जो मैंने लिखा है केवल वही सच है। अंग्रेज अधिकारी हैरियट का कहना था कि बहादुर शाह जफर निर्दोष नहीं है, अपितु कुस्तुनतुनिया से लेकर मक्का, ईरान और लाल किले की दीवारों तक फैली हुई अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी षड्यंत्र का सरगना है तथा वह इस गदर की तैयारी पिछले 3.5 साल से कर रहा था। लेफ्टिनेंट ओमेनी सहित लगभग सभी अंग्रेज अधिकारी जानते थे कि हैरियट जो कुछ भी कह रहा है वह केवल बकवास है। सारे अंग्रेज जानते थे कि बगावत शुरू होने में बहादुर शाह का कोई हाथ नहीं था। वे यह भी जानते थे कि बहादुर शाह ने दिल्ली के अंग्रेजों की जान बचाने की कोशिश की थी और कानपुर के बीबी घर में हुए अंग्रेजों के नरसंहार की खुलकर निंदा की थी। फिर भी तमाम अंग्रेज चाहते थे कि इस बादशाह को फांसी हो। अगली कड़ी में देखिए, जो मुगल घोड़ों पर चढ़कर आए थे बैलगाड़ी में लादकर बर्मा भेजे गए।